हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है और सबसे ज़्यादा जो आंसर की में कन्फ्लिक्ट अपने को देखने को मिल रहा है वो अपने को साइंस मैथ का पेपर हुआ था, उसमें जो 10 क्वेश्चन था आए थे पेडागोजी के थे उसमें है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर जब बोर्ड बताएगा वही माना जाएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी एक अप्रोच होती है किस प्रकार वो क्वेश्चन को लेते हैं। तो मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा कि मैंने इस क्वेश्चंस को कैसे किया है और मैंने आंसर क्या थे, मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों की उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। तो ये किस उपागम का सिद्धांत है। तो सबसे पहले तो मैंने जो सोचा है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक इसमें शब्द लिखा है संज्ञानात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त होना, तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में वही है कि भाई स्कीमा में नए तत्व डालना, ठीक है। तो वो दो टर्म अपन पढ़ते हैं, एसेमलाइजेशन और एकोमोडेशन। तो उसके अकॉर्डिंग ये संज्ञानात्मक होना चाहिए। लेकिन कलाम की आंसर की सबसे ज़्यादा करीब रहेगी, उसमें कम आपको वेरिएशन दिखना मिलेगा। उसने ये आंसर माना है आपका, ये माना है रचनावाद, ठीक है। तो रचनावाद ये शायद मदद की वजह से माना होगा। रचनावाद यहाँ पर क्या होता है, रचनावाद में बच्चा खुद सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा एक तो खुद सक्रिय होना चाहिए और ज्ञान का निर्माण खुद करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये रचनावाद होगा। मैं अभी भी संज्ञानात्मक पर ही जाना चाहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। गणित शिक्षण में पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है एमएस ऑफिस में, आपको सभी को पता है, आपने यूज भी किया होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो अपन पहले से ही काट सकते हैं। संचार के प्रभावी, ठीक है। कई बार अपन केवीएस का एग्जाम भी देते हैं तो चार ऑप्शन चारों ही राइट होते हैं, लेकिन ये डिलीट होने वाली स्थिति नहीं है। सबसे ज़्यादा राइट कौन सा है तो वो चीज़ अपने को देखनी है। तो सबसे ज़्यादा राइट अपना वो वाला ऑप्शन देखेंगे। तो अपना खुद का डिजाइन बनाना और मौजूदा का उपयोग करना ये नहीं होगा। वास्तविकता और धारणा के बीच में बड़ा अंतर करना ये भी नहीं होगा। लेकिन पीपीटी चाहे वो मैथ्स में यूज करो, चाहे आप साइंस में यूज करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स में यूज करो, चाहे बिजनेस में यूज करो, पीपीटी का मतलब ही होता है क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। आपने भी बनाई होगी, स्लाइड होती है। स्लाइड अपन इसलिए प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देने का ही मतलब होता है कि अपनी जो जानकारी, अपना आइडिया है और अपना नॉलेज है वो एकदम सीक्वेंस के साथ रिप्रेजेंट कर सके तरीके से रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो मैं जानना चाहूँगा सी के साथ। हालांकि कलाम ने 3 ऑप्शन माने राइट, लेकिन हमेशा याद रखना पेडागोजी में वही आंसर राइट होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा नेक्स्ट वाला। निम्नलिखित में किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है और इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अपन आगे बढ़ रहे हैं। गणितीय पत्रिका क्या है, इसके साथ भी मैं प्रिटी श्योर हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका 101% इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल मैगजीन की बात कर रहा है। कोई भी चीज़ होती है मैगजीन से भी शब्द आता है ना, तो मैगजीन हमेशा ही अभिरुचि, जो अभिरुचि होती है ना, अभिरुचि उद्देश्य होते हैं ना, उनके लिए बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि उनको गणित पढ़ानी है। गणित तो पढ़ा ही रहे हैं। गणित की मैगजीन में कभी भी ऐसे नहीं आएगा कोई प्रमेय, कोई थ्योरम है, उसके रेफरेंस उसके साइड में चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें गणित के ही सवाल आ रहे हैं। उसके लिए टेक्स्ट बुक होती हैं, ठीक है, वहां से आप अभ्यास करो। यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका है ना इंग्लिश वाला वर्जन देखो, इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका तो ये देखो, फोकस एक्सप्लिसिटली ऑन मैथमेटिकल रादर देन पेडागोजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए भाई, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। फिर अब देखो क्या मानते हैं बोर्ड, उसके अनुसार मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मामूली रूप से विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा होते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, एक तो संज्ञानात्मक और यहाँ पर परासंज्ञानात्मक। यहाँ पर कॉग्निटिव और मेटाकॉग्निटिव का कोई सवाल ही नहीं है। इसका तो मतलब है कि बच्चा कोई भी विकलांग है, उसका दिमाग भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखा है मामूली से मध्यम, इस शब्द को आप पढ़ना, मामूली से मध्यम लिखा हुआ है। इसी से ही क्वेश्चन बनाने वाले की अप्रोच क्या रही है वो अपन देखते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट है, और माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब है भाई अच्छी खासी है ना उसकी विकलांगता है।
तो अच्छी खासी विकलांगता है, तो यहाँ पर दो कारक प्रभावित हो सकते हैं। सामाजिक रूप से तो होगा भाई, समाज उसको है दृष्टि से देखता है, ठीक है, तो समाज भी हो सकता है, सामाजिक कार्य भी हो सकता है, और क्रियात्मक भी होगा। मोटर फैक्टर्स तो डेफिनेटली होगा। और अगर उसने ऐसे मतलब कुछ खास एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, ठीक है। लेकिन वो कुछ अलग अंदर जाकर पूछ रहा है, तो जैसा कि कलाम ने इसका सामाजिक कारक माना है, तो वो हो सकता है। मैं अभी भी ऑप्शन नंबर डी पर हूँगा, क्योंकि मैंने किया है, ऑब्वियसली मैं डी पर ही कायम हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी किया था इसका। हालांकि उस टाइम दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारे सामने दुविधा होती है, क्या करूं मैं, सामाजिक करूं, क्रियात्मक करूं, सामाजिक करूं, तो लास्ट में जो दिल से आवाज़ आई वो तो क्रियात्मक कारक की ही आई थी। अब आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता है कि भाई यहाँ पर मिनल की क्या नहीं है, रुचि नहीं है। पहली बात तो रुचि का अभाव है, तो रुचि का कोई भी अभाव होता है ना, तो यहाँ पर कक्षा शिक्षण तो ऑप्शन काट दो, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल भी काट दो, उसकी रुचि नहीं है उसको पर्सनल भी दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सवधुने साथ तो होगा ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब है फॉर्मल क्लास से वो बोर हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, जो कक्षा चल रहा है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, अनुभव चाहिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए उसको घुमाओ भाई, बाहर ले जाओ, उसको अनुभव करवाओ। तो ये जो भी आप उसको घुमाने के लिए जाओगे, शैक्षणिक भ्रमण करवाओगे, वो सारा का सारा इनफॉर्मल होता है। तो इसका मैं प्रिटी श्योर हूँ कि इसमें अनौपचारिक शिक्षण ही इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें भी मैं 100% बता सकता हूँ कि इसका अनुवर्त और मूल्यांकन का सिद्धांत ही होगा, क्योंकि इसमें आप देखो दोस्तों कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले तो इनको क्या करवाया है, टीवी दिखाई गई है, तो टीवी दिखाने के बाद में उससे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश वाली टर्म आप नहीं देखी इसलिए आप कंफ्यूज हुए, बाकी यहाँ पर सीधा लिखा हुआ फॉलो अप, ठीक है, आप फॉलो अप कर रहे हो और उसका एवोल्यूशन करो। क्वेश्चन भी तो पूछे, जीवंत चर्चा की है, ठीक है, टीवी के बाद में ये आपको एवोल्यूशन किया है, चर्चा की है, तो वो होता है फॉलो अप एंड एवोल्यूशन। तो इसका 101% इसका ए होगा। फिर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, और जो एक लक्ष्य की किताब जो थी उसमें मौलिक रचनावाद दे रखा है, वो तो सबसे पहले कटेगा, ठीक है। ये 101% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मौलिक रचनावाद का मतलब क्या होता है कि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ये तो होता ही है, अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि, यहाँ से आपको पता चलेगा। इसकी इंग्लिश भी अपन देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये शब्द ही डिसाइड करेगा कि वो क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ऑब्जर्विंग द सेम इवेंट बट रिपोर्ट इट डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वर्ड व्यू। यहाँ से वर्ड व्यू का शब्द से साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि वो भाई एक कोई घटना हो गई, ठीक है, ये घटना हुई है। जैसे अपन ये देख लो, किसी भाई अपन ने ऐसे लेटेस्ट देखो, अभी गोवंश की हत्या, मतलब गोवंश के कथित अफवाहों के आधार पर 2 जनों को जिंदा जला दिया गया था। तो अब भारत वाला एक आदमी है, वो कैसे सोचेगा, एक अपना लंदन से बैठा हुआ आदमी उसको सोचेंगे कि ये कितना पिछड़ा हुआ है, जबकि भारत वाले सोचेंगे कि ये तो अपना धर्म है वगैरह। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चलता है कि दो आदमी की सोच तो अंतर है, एक घटना के प्रति उसके सोचने का नजरिया अलग है, क्योंकि वो विश्व दृष्टि, उनका कल्चरल कैसा है, ठीक है, तो कल्चरल होना चाहिए। अब है ना, मैं इसमें थोड़ा डाउटफुल भी हूँ, क्योंकि सामाजिक भी हो सकता है, बाकी ये दो तो काट ही दो। सामाजिक और कल्चरल में अब क्या डिफरेंस हो सकता है वो पता नहीं। देखो कल्चर, अब मुझे इतना थोड़ा ह्यूमैनिटी का पता नहीं है, समाज बड़ा होता है या संस्कृति बड़ा होता है, तो उसके ऊपर ये डिफाइन होगा। सांस्कृतिक रचनावाद ही इसमें ज़्यादातर सही लग रहा है। फिर आपका सामाजिक रचनावाद भी हो सकता है, सामाजिक रचनावाद को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी दो ऑप्शन इसमें गलत हैं, मैंने इसमें सांस्कृतिक रचनावाद किया है। आगे बढ़ते हैं अपन, समस्या समाधान, ये तो सब ने वही बताया, इसका आंसर भी वही है, क्योंकि समस्या समाधान विधि में समय ज़्यादा लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि ये सवाल कई बार एग्जाम में आ रुका है, मतलब मल्टीपल है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम आ रखा है, और उस टाइम दिमाग काम नहीं किया और मैंने सीधा का सीधा है ना निम्नात्मक लिख दिया था, ठीक है। अब मैं इससे खुश भी हूँ, मैंने मौखिक वाला नहीं देखा। अब इसमें दो तो किसी भी हालात में नहीं है, अब मौखिक वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संगठनात्मक शब्द दे रखा है। संगठनात्मक
संगठनात्मक मौखिक में नहीं होता है दोस्तों। मौखिक भाषा कभी भी शुद्ध नहीं होती है। अगर किसी भाषा की अभिव्यक्ति योग्यता तो मान ली मौखिक में ज़्यादा होगी, लेकिन संगठनात्मक का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब एकदम आप ऑर्गेनाइज तरीके से तो लिखित रूप से ही होगा। तो इसका ऑप्शन जहाँ तक मेरा अनुमान है निम्नात्मक होगा। मौखिक में अभिव्यक्ति योग्यता निश्चित रूप से ज़्यादा होती है, लेकिन संगठनात्मक योग्यता हमेशा लिखित परीक्षा की होती है। तो यहाँ पर निम्नात्मक परीक्षण होना चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, गिन लेता हूँ मैं, शायद 10 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। यस दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन हो गए। जो जो मैंने लगाए हैं वो मेरे अकॉर्डिंग थे। अब अपन बात करेंगे सीधे जो RSMSSP बोर्ड क्या मानता है उसके अनुसार। ठीक है, तो आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन अपन चर्चा करेंगे तो आप ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।